नमस्ते जी मित्रों। मैं ये वो देख रहा था एक जो भारत और जर्मनी के बीच में एमओयू साइन हुआ है, उसके पॉइंट्स में देख रहा था। तो 25-30 पॉइंट हैं, तो उनमें से कुछ पॉइंट जो मेरे दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है वो आपके साथ कुछ पॉइंट हैं, मतलब 2-3 पॉइंट्स हैं, वो आपके साथ एक तो डिस्कस करूंगा। और दूसरा, देखो आज भारत नंबर थर्ड वर्ल्ड की बिगेस्ट इकोनॉमीज की ओर अग्रसर है। और यानी फोर्थ तो बन चुका है, जापान को पीछे छोड़ के तो नंबर 3 में पहुंचने वाला है। जिस हिसाब से हमारा रेट ऑफ ग्रोथ है ना, 8% के आसपास, तो उस हिसाब से, क्योंकि बाकी जो इकोनॉमीज हैं वो बहुत स्लो ग्रो कर रही हैं। अभी जो है नेक्स्ट जर्मनी है, ये जो एमओयू साइन हुआ है और जिसकी मैं बात करने लगा हूँ वो जर्मनी के साथ ही है। इसमें एक तो आपने देखा होगा कि जो हमारे शास्त्रों से जो सबसे अधिक जानकारी और उसको उस जानकारी का यूज़ साइंस के क्षेत्र में किसी ने किया है, तो वो जर्मनी है। हम देखते हैं कि 2014 में जब बीजेपी सरकार नहीं आई थी, उससे पहले हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो 10 से नीचे थी, यानी कि पता नहीं 11वें 12वें नंबर पे थी। और आज हम कितने साल में, 11 साल ही हुए ना मोदी जी को प्रधानमंत्री बने हुए, या बीजेपी को सत्ता में आए हुए। तो 11 साल में हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। और उससे इंटेंट जो हमारे नेता का है ना, वो पता चलता है। और मैं वो हाईलाइट करने जा रहा हूँ, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ आज कि उस पॉइंट को हाईलाइट करूं कि भाई जो नेता है, जो तुम्हारा लीडर है, उसकी इंटेंट, उसकी इंटेंशन, क्योंकि मैं उसी पे बात करता हूं कि सो दैट हम कनेक्टिंग द डॉट्स करके एक्चुअल जो जो चाहे हमारा नेता है, चाहे हमारा कोई देश है पड़ोसी, या जिसके साथ हम संबंध बनाए हुए हैं, उससे हमें कैसे डील करना है और उसकी इंटेंशंस को कैसे भांपना है, हमें किस तरह से उसको जज करना है ना। बोलने को तो लोग देखो सामने सामने तो कुछ और बोलते हैं, पीछे से कुछ और कर जाते हैं। लेकिन हमें क्या है कि वही कनेक्टिंग द डॉट्स, उनके पिछले अगले एक्शन और करंट जो वो कर रहा है वो सब देखना चाहिए, सिर्फ बोलने से नहीं। जैसे ये बोलते हैं ना, ये जो पप्पू लोग कांग्रेसी, कि नीरव मोदी को भगा दिया, विजय माल्या को भगा दिया, फलाने को भगा दिया। लोन किसने दिया? इन्होंने। डिफॉल्ट किसने कराया? इन्होंने। एक पुराना लोन वो डिफॉल्ट हो गए, उसके बाद नया लोन किसने दिया? इन्होंने। क्यों? क्योंकि बीच में से कट मनी 20-30% ये खाते थे। थोड़ा भी नहीं खाते थे ना, 20-30% खाते थे ये। 20-30% खा के और बाकी का उसको बोलना ले जा ऐश कर, देना होगा दे देना, नहीं तो ना सही चलता रहे, ऐसे ही नया लोन ले लेना फिर इसको चुकाने के लिए। पिछला चुकाया उसने, मान लो 100 करोड़ का लिया, अगला 500 करोड़ का लोन ले लिया। 500 करोड़ में से 100 करोड़ वाला जो 70-80 करोड़ बचा हुआ था वो चुकाया, बाकी के कुछ ये खा गए, इनकी जेब में डाला, और कुछ खुद खा गया अगला। बाद में जब प्रेशर डाला मोदी ने, हाँ भाई, गर्दन पकड़ी ना कि भाई दे पैसे, दे हमारे, कहाँ जा रहा है, तब भाग गया। भाग गया, और नाम किसका लग रहा है? मतलब सोच सकते हो क्या? और उस चीज़ को भी हवा बनाते हैं लोग। मतलब ये, वैसे तो ये लग रहा है यार क्या सिंपल सी लॉजिक है, ये सिंपल सा लॉजिक है ना, कोई भी अंडरस्टैंड कर सकता है कि भी इस वाकई भी ऐसे, क्योंकि जब उस पर प्रेशर पड़ा तब भागा वो लोन चुकाने के लिए। नहीं तो इतना कितने 10-10 15-15 हजार करोड़ रुपया था, कोई ये नहीं मतलब 200-400 करोड़ था। 15,000 करोड़, 14,000 करोड़, नीरव मोदी का पता नहीं 10,000 करोड़, मतलब इस तरह के इतने इतने करोड़ों के इन्होंने लोन लिए हुए थे बैंकों से, फ्रॉड किए हुए थे। तो जब उनको बोला भाई दो, तो फिर कहाँ से देना, इतना इतना कहाँ से देगा वो? भाग गया। भाग गया तो उसमें से तो मेन तो उन्होंने यहाँ इन्वेस्ट किया हुआ था, इंग्लैंड के अंदर, यूरोप के अंदर, है ना, नेटो, डीप स्टेट। तो ये होती थी इंटेंशन। उस समय क्या होता था इनका, राजीव गांधी फाउंडेशन एक बनाया हुआ था जिसके अंदर हर साल 100 करोड़ रुपये तुमने डालने ही डालने हैं। सरकार को बोला हुआ था भी तुमने, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड ये वो चैनलाइज किया हुआ था। एक खड्डा बनाया हुआ था राजीव गांधी फाउंडेशन, और वहां से सरकार के उसमें से जैसे नालियां बनाई हुई थी, पाइपलाइंस, वो किस में जा रही थी? नीचे, अंदर, राजीव गांधी फाउंडेशन वाले खड्डे में।
ऐसे तो काम किए हुए थे। तो क्या मतलब इनकी इंटेंशन होती थी? इंटेंशन की मैं बात करने लगा था। इंटेंशन होती थी कि हमारा खजाना भरा रहे और हमारे जो आका हैं बाहर, डीप स्टेट वाले, नेटो वाले। मैंने ये अभी कल वाली वीडियो में बात की थी। नेटो मीन्स यूरोपियन डीप स्टेट। यूरोपियन डीप स्टेट का मतलब सीआईए उसी का मेंबर। कहने का मतलब ये है। आज ठीक है वो ट्रंप बीच में, ट्रंप जो मर्जी करता रहे, काम तो उसी के सीआईए के चल रहे हैं। देखा नहीं ट्रंप ये अपने इलेक्शन से पहले भारत की सपोर्ट में कितना कुछ बोलता था इलेक्शन लड़ने के लिए। उन्होंने ठीक है चुपचाप बोलते रहे कि ठीक है भाई इसने इलेक्शन जीतने, जो जीत गया जीतता रहे। पॉलिटिशियन सीआईए को या जो डीप स्टेट को क्या फ़र्क पड़ रहा है ना, कोई भी जीते। नचाना उन्होंने फिर भी उसको है ही है। और वही हुआ जब बातें चली दूसरी तरफ, ऑपरेशन सिंदूर हो गया और ये डी डॉलराइजेशन वाला सिस्टम तेज होने लग गया ब्रिक्स के माध्यम से। तो फिर क्या हुआ? फिर बस अपनी आई पे आ गया। ये नहीं भाई तुम मतलब उसको डिप्लोमेटिकली या प्यार से या जैसे भी है ना, लेकिन वो अब कोई बात नहीं करता। बांग्लादेश में क्या हो रहा है, हिंदुओं के खिलाफ पहले इतनी धमकियां देते थे हम ये कर देंगे वो कर, फिर वही अपना पैदा बिठाया, बल्कि यूएस ने लगा लो। वो ट्रंप ने थोड़ी दिया उसको, वो ट्रंप का एजेंट थोड़ी है, वो डीप स्टेट का एजेंट है यूनुस खान, जो भी है मोहम्मद यूनुस। तो उसको कब दिया इन्होंने? 2006 में दिया इन्होंने नोबेल प्राइज। बनाया हुआ था ना उसको, डी इसका अपना एक डीप एसेट जो होता है वो बना के रखा हुआ था पहले से, कि भाई इसको बाद में वहाँ ठोकेंगे जाकर। अमर्त्य सेन क्या था भारत का, जो जिसको इन्होंने नोबेल प्राइज दिया, वैसे ही इसको भी कोई इकोनॉमी का नोबेल प्राइज दिया हुआ, बताओ। है ना, देख लो यह क्या मतलब, नोबेल प्राइज ना हुआ अभी, मतलब क्या है ये यही है, ये जो नोबेल प्राइज, प्लिजर प्राइज, बुकर प्राइज, ये सब क्या है? पैसा खिलाने के लिए, एजेंट बनाने के तरीके हैं इनके डीप स्टेट के। ये इन्होंने सिस्टम बनाए हुए हैं। भारतीय सोचते हैं कि हम अपने दिमाग से कोई इनोवेशन करेंगे, कोई अच्छा काम करेंगे, और ये क्या सोचते हैं? ये सोचते हैं कि हम कैसे इन अच्छे दिमागों को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करें। वो इन्होंने सिस्टम डिज़ाइन किया। मैंने बताया ना, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, वर्ल्ड वॉर क्या थी? ये वर्ल्ड वॉर इन्हीं की वॉर थी। ये कौन उसमें शामिल था? यही तो थे, पूरे यूरोप वगैरह ही थे, और कौन था? और ये पूरा जो डीप स्टेट थी एक तरफ, और बाकी जापान जैसे ये वो जैसे वो दूसरी तरफ, और ये यूरोप खुद भी डिवाइडेड था उसमें, जर्मनी जैसे वो उसके खिलाफ लड़ रहे थे। तो इस तरह से ये चालें चली जाती हैं। और इस एंगल से आप चीज़ों को अवश्य एनालाइज करें, उसको चिंतन मंथन करें उसके ऊपर, ताकि हमें पता चले कि यार हमें नष्ट क्यों किया गया। हम कहते हैं ना कि भारतीय कहते हैं कि यार हमारी तो इन्होंने साइंस भी चुरा ली, हमारा तो इन्होंने लिटरेचर भी चुरा लिया, हमारा ये कर दिया। और दूसरे जो है, जो जैसे क्या बोले उनको, जो मतलब कि वेस्टर्न स्लेव्स, मतलब ये जो पश्चिमी जो दादा हैं, इनके मास्टर हैं, उनके दास भारतीय जो, वो हंसेंगे। वो तुम्हारे जो जिनको लेफ्ट लिबरल भी बोला जाता है, तो वो हंसेंगे, ओह क्या बातें कर रहे हैं, साइंस साइंस थी कहाँ जो चुरा ली। हंसते हैं कि तुम मूर्तियों की पूजा करते हो, तुमने क्या साइंस डेवलप की। तो इसलिए ये बातें मैं इस तरह से करता रहता हूँ कि हम इन चीज़ों को अपना पक्का करें, अपना दृष्टिकोण एक शक्तिशाली दृष्टिकोण रखें अपने सनातन की वैल्यूज़ के ऊपर, और उसको समझने की कोशिश करें। जर्मनी ने समझा, आइंस्टाइन ने फॉलो किया, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। आइंस्टाइन कहाँ का था? जर्मन का ही तो था। उसने दिया फार्मूला कौन सा? ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। यानी कि जो ऊर्जा है वो मास और बाकी एक उसको कांस्टेंट दे दिया अभी, ताकि वो कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू को पूरा कर सके। इस तरह से साइंटिफिक फार्मूले बनाते हैं। जैसे ये बीच में वो दे देते हैं उसको एक जैसे ग्रेविटेशनल एक जी को कांस्टेंट बीच में डाल के कोई फार्मूला बनाना है, तो उसको इस तरह से बना देते हैं। तो चलो मतलब ठीक है, वो कैलकुलेशन फिर ठीक आती है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, साइंटिफिक कैलकुलेशन सही रहती है। ठीक है, तरीका बनाया हुआ अगले ने, लेकिन वो कहाँ से बनाया, उसने कहाँ से लिया? वो ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। जो ऊर्जा है वो कौन सी ऊर्जा है? वो आत्मन है, वो ईश्वर है। ईश्वरी तो शक्ति है ना, शक्ति ऊर्जा। वो ऊर्जा क्या है? वो कहते हैं ना, हमने सनातन ने क्या किया, भी सब में व्याप्त है। तो सब में व्याप्त है, तो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। मतलब एम मतलब मास, मास का मतलब चाहे वो मेरी ये ऐनक है, चाहे वो मेरा ये हेडफोन है,
चाहे ये टोपी, चाहे मैं स्वयं, जो भी है वो सब ऊर्जा से बना हुआ, मतलब ऊर्जा समझ लो जैसे इकट्ठी करके ये बना दी। तो यही तो बोलते हैं हम कि कण कण में ईश्वर व्याप्त है, और क्या कहते हैं सनातन। तो ये चीज़ है दोस्तों। अब मैं आता हूँ असली टॉपिक पे। तो ये साइंस भी वहाँ इस जर्मनी के लोगों ने, और आज भी इनके कई स्कूलों में संस्कृत पढ़ाई जाती है। बेसिक इनका मोटिव यही होता है कि हम जो सनातनी लिटरेचर हैं, पुराने शास्त्र हैं, उनका अध्ययन कराएं अपने पीढ़ी को, और हम खुद नहीं, स्वयं उसको कर रहे नहीं हैं। वही कह रहा हूँ ना कि हमको स्वयं को ये अध्ययन करना चाहिए, ना कि इनके ये हंसते हैं तो हम कहते हैं अच्छा यार हाँ हम तो बेकार हैं यार, हमारा तो सनातन बेकार है। और सनातन में रोज बात करता हूँ, ये रश्मियाँ जो ये आजकल स्ट्रिंग थ्योरी चली है, रश्मियाँ जिसको कहते हैं, भी हर चीज़ रश्मियों से बनी है। तो वो रश्मियाँ क्या है? वही तो हम लोग लाखों साल पहले, हजारों लाखों साल पहले हमारे वेदों में क्या कह दिया गया ना, 5,000 साल तो लगा ही लो वेदों का, उतना तो पुराना इतिहास है ही है ना रश्मियों का। ये आज बता रहे हैं, आज की 21वीं शताब्दी में बता रहे हैं कि रश्मियों से सब चीज़ें बनी है। पहले क्वांटम थ्योरी लाए थे और दूसरी लाए थे। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमें इन जो ये दास है ना, ये पश्चिम के, इनकी बातों पे नहीं ध्यान देना, और अपनी शिक्षा को, मतलब स्क्रिप्चर्स की जो एजुकेशन है उसके ऊपर शोध करो, उसके ऊपर रिसर्च करो। मैं तो खुद कहता हूँ आयुर्वेद का रिसर्च, और ये आयुर्वेद का भी पॉइंट मैं अभी बताता हूँ इसमें, जो ये मोदी जी के साथ अभी जो MOU साइन हुआ है जर्मन का। और दूसरा गौमूत्र ये एक बहुत हिंदुओं पे कॉमनली बोला जाता है, थोपा जाता है कि ये गौमूत्र पीने वाले हैं, खासकर खालिस्तानी जैसे होते हैं, और ये जो मुस्लिम होते हैं ये बोलते रहते हैं तुम तो गौमूत्र पीने वाले हो। गौमूत्र और गौ डंग, गोबर, इसकी इम्पोर्टेंस के ऊपर भी, वैसे मैंने एक वीडियो देखी थी, पता नहीं वो ऑथेंटिक कितनी है, जस्ट व्हाट्सएप पे देखी थी, कि उसमें से कोई एक कोई बहुत ही प्रेशियस सा कोई एलिमेंट उसके अंदर, गोबर के अंदर होता है, वो हम निकाल सकते हैं। निकलता बहुत थोड़ा, पता नहीं कितने किलो के अंदर, क्विंटलों के हिसाब से, फिर जाके थोड़ा सा निकलना, पता नहीं कौन सा था। मतलब ऐसे रिसर्च होनी चाहिए ना, ये पॉइंट ऐसे नहीं बने हुए। अब लगा लो तुम स्ट्रिंग थ्योरी, रश्मियाँ आ गए ना उस पर। तो ये साइंटिफिक चीज़ें हैं। और आज भी अगर हम गोबर से और मिट्टी से लिपाई करते हैं घरों में, जो गांव में जो जिनको बोलते हैं गरीब लोग हैं, वो लोग तो उनके घर AC के रहते हैं, गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म। ये थी हमारी महानता, हमारी साइंस की। इसीलिए कहता हूँ ना कि चमक दमक ने तो क्या किया, एक्सप्लॉयटेशन पृथ्वी का, धरती का, जिसकी वजह से तुम, जिसके परिणाम स्वरूप तुम जीवित हो, उसका तुम एक्सप्लॉइट कर रहे हो, उसका दोहन कर रहे हो। और हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या सिखाया, इसी प्रकृति में तुम अपने जीवन यापन कैसे अपना कर सकते हो, और बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। ठीक है, तो दोस्तों ये है। बाकी मेरी प्रार्थना ये है कि आप सभी से कि मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दिया करें, जिससे कि मेरी रीच भी बढ़े, और मेरा ये संदेश जो है, एक्चुअली मैं ये जो सारा कुछ कर रहा हूँ, एक तो आई ओपनर तो है ही है, लेकिन मेरा मोटिव अभी, मैं काम तो चल रहा है लेकिन पूरा फुल फ्लेज नहीं चल रहा है मेरा। गांव बसाओ पृथ्वी बचाओ वाला अभी तो ऐसे हो रहा है कि जैसे पैसे बर्बाद हो रहे हैं मेरे, कोई रिजल्ट मुझे जिस तरह जो मैं चाहता हूँ वो नहीं हो रहा है। ठीक है, इसलिए उसको वहाँ तक, उस मंजिल तक पहुँचने के लिए मैं प्रयासरत हूँ, और जैसे वो चलेगा तो ये उसमें कंटिन्यूटी चलेगी, क्योंकि ये मैंने इसीलिए शुरू किया हुआ इस तरह से, ये आई ओपनर लेक्चर वाला सिस्टम, कि ताकि एक तो हम जनरल सोशल अवेयरनेस भी कर सके, और दूसरा कि हम अपने जो ये हमारा संकल्प है, गांव बसाओ पृथ्वी बचाओ, उसको भी हम साकार कर सकें। तो इसलिए सिर्फ एक मेरी ये मदद करें कि लाइक, शेयर और कमेंट, बस। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करते हैं। चलिए, अब इस मेरी प्रार्थना के बाद अब मैं आता हूँ अपने पॉइंट पे, आज का जो मेरा डिस्कशन का पॉइंट है। तो मित्रों, मैं 3 पॉइंट मैंने जो नोट किए हुए हैं ये पूरी रिपोर्ट में से, वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो पहला पॉइंट है तीसरे नंबर पे है जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट ऑन सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पार्टनरशिप।
बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सेमीकंडक्टर, आपको पता ही है आज की जो टेक्नोलॉजी है कंप्यूटर वाली, ठीक है, वो ज़्यादातर इसी के ऊपर टिकी हुई है। चिप्स हो गए, सेमीकंडक्टर हो गए, है ना। तो ये सब एक ही चीज़ है और उसी का पार्ट है और इम्पोर्टेंट चीज़ है। और भारत चिप मैन्युफैक्चरिंग में आगे तेजी से बढ़ता हुआ जा रहा है। और चिप इंडस्ट्री जो है, इसमें अभी तक एक ताइवान है, एक यूएस है, बस यही दो तीन ही है मुझे लग रहा है, बाकी सब लोग इंपोर्ट करते। इतना बड़ा बिजनेस है ये। चलिए, तो अब मेरा अगला ये हो गया है ना पॉइंट। और उसमें फिर ये जो पॉइंट्स हैं, आप ये मैं आपको क्विकली थोड़ा सा आगे आगे चलता हुआ दिखा देता हूँ। अगला मेरा पॉइंट है सातवां, एमओयू बिटवीन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड शारिटे यूनिवर्सिटी। ये शारिटे है भाई, चाराइट नहीं है, या चेराइट नहीं है, या चैरिटे नहीं है, ये है शारिट शारिट शारिटे। इसका स्पेशल प्रोनाउंस खोज के मैंने फिर जाके ये आपको बता रहा हूँ, जर्मनी की। और ये यूनिवर्सिटी कैसी है, शारिटी यूनिवर्सिटी, ये रही। इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, ठीक है। ये इसका प्रोनाउंसिएशन है शा री टे, शारिटे। शारिटे यूनिवर्सिटी इज द यूरोप्स बिगेस्ट यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, ग्लोबली लीडिंग मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, जर्मनी में बेस्ट है, नंबर 1 हॉस्पिटल फॉर 14th कंसेक्टिव ईयर। और इसके साथ हमारा ये एमओयू किसके लिए हो रखा है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, आयुर्वेद। वही है ना, हम लोग, मैं ये पहले भी कई बार बात कर चुका हूँ कि हम इनके हिसाब से अपने शब्द, अपने नाम बदल देते हैं, ठीक है। जैसे ये बोलते हैं उस तरह से बोलो भाई। योग योगा, योग है वो, योगा कैसे हो गया भाई। आयुर्वेद है, आयुर्वेदा कैसे हो गया। जब सरकार ही ऐसे कर रही है तो क्या करेगा कोई आम आदमी, है ना। इसके अंदर योगा का काम ये है कि भाई ये क्लिनिकल रिसर्च करवाते हैं, एविडेंस बेस्ड स्टडीज करवाते हैं, ये एविडेंस बेस्ड स्टडीज। हमारे क्यों नहीं होते हैं, करते नहीं है ना, उसको कोई मानता है। क्यों मानेंगे, कोई थर्ड वर्ल्ड के जो एविडेंस बेस्ड रिसर्च है उसको कौन मानेगा। क्योंकि अगर हम करेंगे भी तो उसमें कुछ ना कुछ घपला भी करेंगे। खैर, वो भी हमारी वो है ना, बनाई हुई है मानसिकता, बना दी गई है एक्चुअली। मैं एक टाइम ये सोचता था कि यार हमारे जो जीनियस लोग हैं, बच्चे हैं, वो बाहर के आके इतनी बड़ी बड़ी इनकी जो टॉप की कंपनियां उनको रन करते हैं, तो अपने देश के अंदर क्यों नहीं करते ये कुछ। ये कारण अब समझ में आ रहा है मुझे। क्या, ये आपको भी मैं बताता रहता हूँ डॉट्स कनेक्ट करके। कारण क्या था, यूरोपियन डीप स्टेट, लोग बोलते हैं उसको, सीआई को डीप स्टेट को बीच में ले आता है। भाई उसी की जड़ें हैं, ये जो एजेंट है हमारे पॉलिटिकल एजेंट्स, वो उन्हीं के हैं। ये मत सोचो ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट अब होना शुरू हुए हैं इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंस हो रही है, देखो। और इन्होंने क्या क्या अभी तक रिसर्च करी है ऑस्टियोआर्थराइटिस, आयुर्वेदा को लेकर, आयुर्वेद को लेकर, सॉरी आयुर्वेद के लेकर, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस पे इन्होंने वो काम किया है। क्रॉनिक पेन, फाइब्रोमायल्जिया, उसके ऊपर इन्होंने योग और जो मसाज, योग और डाइटरी एडवाइस आयुर्वेद में दी गई है, मतलब आयुर्वेद के हिसाब से जो ट्रीटमेंट बताया गया है उसके हिसाब से उस पर इन्होंने स्टडी कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड मॉडल्स, द इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड मेडिसिन research group focuses on best practice models for combined Ayurveda and conventional orthodox medical approaches। अंग्रेजी का तो मुझे मतलब इनके ऊपर विश्वास ही नहीं होता जो ये अंग्रेजी मेडिकल सिस्टम है, क्योंकि ये एक, यार उसको कुछ देर बाद 10 साल 20 साल के बाद लोगों को खिला खिला के उसके बाद बोलेंगे ओह इसमें तो ये बीमारी पैदा हो रही थी इसलिए इसको विड्रॉ कर दिया। क्यों विड्रॉ कर दिया, उसके पीछे क्या इनका मोटिव हो सकता है। पहले क्यों खिलाया इसको 10 साल 20 साल। फिर तुम रिसर्च भी करते हो, तुम स्टडी भी करते हो, तुम एविडेंस बेस्ड क्लिनिकल रिसर्च करते हो, फिर क्यों खिलाया 10 साल 20 साल, फिर तुम उसको विड्रॉ कर रहे हो। क्योंकि भाई नई ऐसी चीज आनी है कि जिसको फिर तुमको अगले 10-20 साल बेचना है। उसमें फिर कोई नई कंपनी खड़ी होगी, इनकी नई इकोनॉमी डेवलप होगी, बस इकोनॉमी के चक्कर में है हो रहा है सारा। बेस्ट प्रैक्टिस क्या हो सकती है आयुर्वेद को प्रयोग करके साथ में, तो ये है शारिटे यूनिवर्सिटी। सबसे बड़ा है यहाँ पे आउट पेशेंट केयर में, इसको क्लिनिक फॉर न्यूरोपैथी एंड प्रिवेंशन वेयर आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल रेगुलेशंस and nutritional therapies are applied along with conventional treatment for chronic disorders। ये आउट पेशेंट केयर ऑपरेट करते हैं यूनिवर्सिटी, ये देख लो।
हमारे भारत के अंदर मुझे याद है, मैं थोड़ा सा इसी प्रोफेशन में रहा हूँ पहले, दवाइयों वाले में। तो हमारे डॉक्टर बोलते थे कि ओह क्या है आयुर्वेदिक चीज खिला रहा है, ये क्या कर रहा है, ये ना इससे नुकसान होगा तो फायदा भी कौन सा होना है। मतलब ये सोच बनी हुई है। और ये देखो ये रन कर रहे हैं, ओपीडी, ओपीडी बोलते हैं ना, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, वो रन कर रहे हैं ये। इनको हमारी देवनागरी को भी अपनाना चाहिए, ताकि ये कम से कम भाषा तुम अपनी बोलो, देवनागरी में लिखो उसको, ताकि तुम उसको परफेक्टली लिख सको। अब चैरिटे बोलना है उसको या चैराइट बोलना है, तो है ना, तुम उसको जिस तरह से मर्जी, जैसे तुम बोलो उसको उस तरह से लिख सकते हो। चैराइट भी लिख सकते हो, चैरिटे भी लिख सकते हो हिंदी में, देवनागरी में। इसके अलावा एक पॉइंट और है मेरा, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, पॉइंट नंबर 21, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रैक 1.5 फॉरेन पॉलिसी। ट्रैक 1.5 फॉरेन पॉलिसी, ये पहली बार मैंने सुना है, और मुझे लगता है कि आप आज तक कहीं मैंने किसी को बात करते हुए नहीं सुना ये। तो ये डिप्लोमेटिक पॉलिसी होती है, 1.5 डिप्लोमेसी होती है। ये क्या डिप्लोमेसी है कि इसमें मतलब एक अनऑफिशियल ग्रुप जो होता है, वो होता है कि जो कि आपके साथ डिस्कशंस चलती हैं जिसकी, यानी एक तो सरकारी अमला हो गया फॉरेन जो मिनिस्ट्री का, जैसे जयशंकर जी के अंडर जो डिपार्टमेंट है वो हो गया, और एक हो गया भी अनऑफिशियल, जो कि प्राइवेट लोग होते हैं, सरकारी लोग नहीं होते। A hybrid form of foreign policy engagement that brings the gap between official state to state negotiations and unofficial expert led dialogues। जो गवर्नमेंट के साथ बात चल रही है वो तो चल रही है, प्लस उसको आगे एकम्प्लिश करने के लिए, बातचीत को संपूर्ण रूप से आगे बढ़ाने के लिए प्राइवेट लोगों का उसमें रोल दिया जाता है। और वो प्राइवेट लोग कौन से होते हैं? It's typically involves a mix of current or former government officials। पुराने जो गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, जिनको जानकारी हो, नॉलेज हो, है ना, वही तो कर सकता है उसको। जो फॉरेन ऑफिस के पुराने लोग, जैसे एम्बेसडर हो गए और सेक्रेटरीज हो गए फॉरेन ऑफिस के, वो वाले हो गए, और कुछ गवर्नमेंट के ऑफिशियल हो गए, करंट वाले जो अभी कर रहे हैं फिलहाल गवर्नमेंट में। एक डिप्लोमेसी का एक हिस्सा है 1.5 डिप्लोमेसी, और ये चल रही है फिलहाल, दुनिया में शुरू हो रखी है। इसके अलावा इस एमओयू के तहत मुझे एक दिमाग में एक बात आई कि हम लोग सोशल मीडिया पे कई जो जिनको ये वामी कामी जो राइट विंगर कहते हैं, तो राइट विंगर्स एक जर्मन शेफर्ड ढूंढते हैं जर्मनी के अंदर। तो कहीं ये ग्रुप जर्मन शेफर्ड ना ढूंढ के ले आए, है ना, या उसका मुंह बंद करा दें, भाई इसको पटा बांधो, इसके जरा मुंह के आगे जो लगाते हैं ना, ये भोंपू सा भौंके ना ज़्यादा, तो वो ना लगा दें उसके, है ना, मुंह पे, तो उस जर्मन शेफर्ड के। अब ये भी देखने वाली बात है, और ये वामियों को चिंता करने वाली बात तो है ही है इसमें, क्योंकि फिर पता नहीं चलता ना भी किसने किया, भी सरकार ने किया कि अननोन ने किया, वो वाली स्टोरी हो जाती है। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं फिर, और एक मेरे इस अभियान को, मेरे इस संकल्प को, गांव बचाओ पृथ्वी बचाओ को कृपया अवश्य सपोर्ट करें, ताकि हम एक इस सुंदर पृथ्वी को, जिसको आज हम एंजॉय कर रहे हैं, चलो जितना भी हमने एक्सप्लॉइट करके किया, कहाँ से किया? वो इस पृथ्वी से ही किया ना। और मैंने पहले भी बताया कि ये लोग मार्स की, इलॉन मस्क मार्स की बातें करता है, मार्स पे कोई एआई से बस्ती बना देता है वहाँ पे, और कहता हाँ ये हो जाएगा फ्यूचर में। मतलब क्या है? पहले यहाँ की बस्तियों को तो बचा लो भाई। आज मॉर्निंग में, रात को टेम्परेचर यूजुअली क्या होता है, कम होता है ना, ट्रेंड होता है, लग रहा है 99.9% टाइम पे क्या होता है कि रात को टेम्परेचर डाउन, दिन में गर्मी, थोड़ा सा टेम्परेचर अप। आज यहाँ पे रात को +4 और अभी माइनस में हो गया। अब दिन चल रहा है तो माइनस में है, यानी कि टेम्परेचर घटता हुआ गया। मॉर्निंग में 6-7 बजे जाके 0 में पहुंच गया, और फिर और माइनस माइनस माइनस, अभी -13-14 है, और ये रात, अब रात को -20-22 तक पहुंचेगा। आज ये फिनोमिनन चल रहे हैं आजकल। बर्फ जो है पिघल पिघल के पानी पानी सड़कों के ऊपर हो गया। तो चलिए, तो मिलते हैं फिर आपको एक नई वीडियो में। इस वीडियो को कृपया लाइक शेयर जरूर करें, और कमेंट में अपने विचार अवश्य लिखें। फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्ते।